हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू द टीचर स्टडी। तो ये बिहार डीएलएड 22-24 सेशन का यूनिट 5 है S1 का। तो S1 देखिए, S1 समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, इसका यूनिट 5 से लिया गया है। तो ये यूनिट 5 का है और ये बिहार डीएलएड 22-24 सेशन डीएलएड SCERT PDF SCERT बुक से PDF लिया गया है और यूनिट 1 से लेकर 4 तक पहले की वीडियो में करा दी गई है और ये यूनिट 5 है और कल से आपको S2 की क्लास होगी। तो जितने भी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, आज यूनिट 5 की क्लास है। तो देखिए यूनिट 5 में क्या है तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए यूनिट 5 में हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है यूनिट 5 का टॉपिक का नाम है विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ, शिक्षा के समकालीन समझ के संदर्भ में। तो विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ क्या है, शिक्षा के समकालीन समझ के संदर्भ में क्या पढ़ना है क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो वर्तमान में विद्यालय और ये पूरी तरह से SCERT PDF बिहार डीएलएड सेकंड ईयर बुक से PDF ली गई है। तो देखिए क्या वर्तमान में विद्यालय शिक्षा का जो स्वरूप हो उसके विकास में अतीत एवं समकालीन कई शिक्षा नीतियों की अहम भूमिका है। ठीक है, चाहे स्वतंत्रता से पहले बनी शैक्षिक नीतियों हो या आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो देखिए आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी आपको डिटेल में बताएंगे और पहले की स्वतंत्रता शिक्षा में क्या थी वो भी आपको बताया जाएगा, तो बने रहिएगा। तो इन सब का गहरा प्रभाव हमारे विद्यालयों में पड़ना तय है, इसलिए ऐसी नीतियों का साझी समाज शिक्षकों के आवश्यक होना चाहिए और डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए खासकर उन नीतियों का जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम खुद से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ आप देखिए PDF में दिया हुआ है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए खासकर उन नीतियों को जानना समझना ज़रूरी है जिनका प्रभाव प्रारंभिक विद्यालयों के विभिन्न घटकों पर पड़ता है। परंतु शिक्षा नीतियों को समझने की एक आम प्रवृत्ति है कि उनके प्रस्तुतियों को जान भर लेना, लेकिन इससे कोई खास समझ नहीं बन पाती है क्योंकि नीतियों के अंतर्गत दिए गए तथ्य वास्तविक संदर्भ से नहीं जुड़ पाते हैं। ठीक है, इसलिए प्रस्तुत इकाई में प्रासंगिक शिक्षा नीतियों की समझ बनाने के लिए विद्यालय के विभिन्न आयामों के आधार के तौर पर लिया गया है। इसे विद्यालय जैसी संस्था केंद्र में रहकर देश की प्रमुख शिक्षा नीतियों की विकास क्रम का सार्थक ज्ञान प्रशिक्षुओं को मिल सकेगा। तो देखिए बिल्कुल PDF से ही लिया गया है, तो जो इसमें दिया गया वो हम बता दे रहे हैं। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा वहाँ पर हम समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पर वैसा मतलब दिया हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा तो वो पीछे में हम बताएंगे। पूरा ही जो दिया हुआ है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये दिया हुआ है, तो पीछे हम डिटेल में सब डील करेंगे और आप बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है। तो इस इकाई की शुरुआत भारत के शैक्षणिक विकास का समान समझ से की गई है, जहाँ विशेष तौर पे देशज शिक्षा और फिर औपनिवेशिक शिक्षा को लेते हुए स्वतंत्रता के बाद शैक्षिक विकास का एक समान समझ दी गई है। आगे के खंडों में विद्यालय का नाम, भवन, शिक्षक, पाठ्याचार्य और मूल्यांकन व्यवस्था को केंद्र रखकर विभिन्न नीतियों का विश्लेषण एवं व्याख्या के प्रस्तुत किया गया। तो देखिए पाठ्याचार्य क्या है, मूल्यांकन क्या है, हम आगे सब बताए हैं और पढ़ना भी है आप लोग को। तो ये PDF में भी दिया गया है ताकि विद्यालय की शिक्षा नीतियों को आपसी जुड़ाव को समझा जा सके। इसके लिए नीति दस्तावेजों के प्रासंगिक संदर्भों को भी दिया जाता है। हालांकि इस इकाई में विशेष अपेक्षा प्रशिक्षुगण देखिए यहाँ पर प्रशिक्षुगण उन संदर्भों को संबंधित मौलिक नीति से दस्तावेजों के स्वयं से पड़ताल करें एवं उनके अध्यायों से अपने काम लायक सामग्री को निकालें, उनका अध्ययन करें, क्योंकि अतीत को लेकर अब तक तमाम नीतियों आई है जिनका संबंध विद्यालय शिक्षा से है। इस इकाई में उन सबको चर्चा कर पाना कठिन है, इसलिए प्रस्तुत
इकाई को नीति अध्ययन का प्रशासन करेंगे और बिंदु को मात्र माना जाता है। तो देखिए इसमें जितना भी हम बोले हैं तो आगे की वीडियो में आगे की वीडियो नहीं मतलब इसी में हम लोग सब बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो देखिए ACERT बुक से PDF लिया गया है और AS1 समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा का यूनिट 5 है। तो यूनिट 5 क्या है, विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ शिक्षा के समकालीन समाज के संदर्भ में। तो ये उद्देश्य दिया गया है शिक्षा के समकालीन शिक्षा और विद्यालय और शिक्षा नीति और शिक्षा के समकालीन समाज के संदर्भ में। तो उसका ये उद्देश्य है। तो उद्देश्य में क्या क्या है, तो देखिए विद्यालय शिक्षा के ऐतिहासिक विकास को समान समझ विकसित करना, विद्यालय शिक्षा को लेकर अतीत में हुए वर्तमान नीतिगत बदलाव को समझ बनाना, विद्यालय के नाम व्यवस्था आधार संरचना में आए निरंतर बदलाव को आलोक में संबंधित नीतियों का विश्लेषण करना, शिक्षक के निर्माण में शिक्षा नीतियों का गहन भूमिका को समझना, विद्यालय पठचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित नीतियों का विश्लेषण करना तथा उपरोक्त सभी माध्यम से विद्यालय की शिक्षा नीतियों के समकालीन जुड़ाव को समझना। तो देखिए इतना तो हम देख चुके हैं। अब आगे देखिए क्या है। तो देखिए अब विद्यालय शिक्षा का विकास ऐतिहासिक एवं समकालीन नीतिगत परिप्रेक्ष्य। तो यदि हम देखें तो विद्यालय के शब्द उस संस्था से दिया गया है जिसमें समाज के सीखने और सिखाने के महत्वपूर्ण औपचारिक केंद्र माना जाता है। हम इसे स्कूल, पाठशाला, मकतब आदि भी कहते हैं। हमारे जीवन को यह संस्था किसी न किसी के रूप में जरूर प्रस्तावित करती है, लेकिन शिक्षा के केंद्र अथवा एक संस्था के रूप में विद्यालय अचानक अस्तित्व में नहीं आ गया होगा। उसका अपने विकास का इतिहास है और इस इतिहास के कड़ी अतीत गुरुकुल शिक्षा, देशज शिक्षा, औपनिवेशिक शिक्षा, स्वतंत्रता, उपदान शिक्षा के होते हुए आज यहाँ तक पहुँची है। तो हमारे देश में प्राचीन काल की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की एक गौरवशाली परंपरा रही है और इस परंपरा के तत्व हमारे विद्यालय में व्यवस्था आज भी निहित है। तो यह परंपरा कई सदियों तक विकसित होती रही और जिसकी छाप देशज शिक्षा पर पड़ी है। देशज शिक्षा व्यवस्था मूलतः औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली में आने के तुरंत पहले व्यवस्था आ रही थी। देशज शिक्षा तो देश की हमारी शिक्षा होती है, वो देशज शिक्षा यहाँ पर दिया हुआ है। इसके 18वीं और 19वीं शताब्दी के स्थापित के विश्लेषण के कुछ साहित्य में किया गया है और उनसे यह ज्ञात होता है कि देशज शिक्षा व्यवस्था विद्यालयों को बाहर नियंत्रित करने वाली कोई केंद्रीय संस्था नहीं है। मूलतः ग्रामीण समुदाय के द्वारा ही विद्यालय को संचालित किया जाता था और देशज शिक्षा के अंतर्गत मूलतः 4 प्रकार के विद्यालय होते थे: यथा पाठशाला, टोल, मकतब और मदरसे की व्यवस्था। प्रारंभिक विद्यालय में छोटे विद्यालय तथा पाठशाला और मतलब की व्यापारिक तथा खेतिहर वर्ग के लिए थे और वही टोल और मदरसा उच्चतर शिक्षा के लिए और धार्मिक तथा पढ़े लिखे वर्गों के लिए था। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख लिए कि विद्यालय शिक्षा का विकास क्या है ऐतिहासिक एवं समकालीन नीतिगत परिप्रेक्ष्य में। तो ये पूरी तरह से ACERT PDF से लिया गया है। ACERT बुक से PDF लिया गया है। तो जो DLED 2022 से 24 को सेकंड ईयर का जो भी प्रशिक्षु होंगे तो ये PDF को लिख ले या इसे अच्छी तरह से इस वीडियो को देख ले। आप इस PDF से नोट्स भी कर सकते हैं ताकि आपको होने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं क्या। तो देखिए यहाँ है विद्यालय का नाम, व्यवस्था, भवन संरचना एवं नीतिगत के संदर्भ में। तो यदि हम अपने शैक्षिक व्यवस्था को देखें तो देख पाएंगे तो समय समय पर कोई शिक्षा नीतियों बनाया गया जिनके कारण विद्यालय के नाम बुनियाद बदलाव हुए हैं। उन नीतियों का विश्लेषण करें और इनके 3 तरह के प्रावधान को चिन्हित किया जा सकता है जिनके कारण कई तरह के नाम विद्यालय एवं स्थापना हुई है। फिर पुराने विद्यालयों का नाम कुछ परिवर्तन हुआ है। विद्यालय स्वामित्व के संबंधी नीतियों का प्रावधान, विद्यालय के प्रकार संबंधी नीतियों का प्रावधान, विद्यालय के स्वरूप संबंधी नीतियों का प्रावधान। तो देखिए इतना तो हम देख लिए। उदाहरण में क्या है, यहाँ पर उदाहरण में है राजकीय कन्या मध्य विद्यालय। तो राजकीय मतलब होता है स्वामित्व और मध्य कन्या के प्रकार के रूप में। तो आइए देखिए विद्यालय का प्रकार आगे भी दिया गया है और कौन सा विद्यालय कहाँ पर जरूरी है वो भी डिटेल किए हैं। तो जो चैनल पर बने होंगे तो बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा।
तो देखिए यहाँ देखते हैं राजकीय मध्य कन्या विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, बुनियादी विद्यालय, नवोदय विद्यालय बोला जाता है, संस्कृति विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय, राजकीय मदरसा, प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय, राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय, राजकीय कृत विद्यालय, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आवासीय कल्याण विद्यालय, राजकीय मध्य विद्यालय, सैनिक विद्यालय, नेत्रहाट आवासीय विद्यालय, बहुउद्देशीय राजकीय उच्च विद्यालय, जिला स्कूल और सिमुलतला आवासीय विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय होता है। तो चलिए इतना तो हम लोग विद्यालय का देख लिए कि क्या होता है। तो आगे तो देखिए यहाँ पर विद्यालय के विभिन्न स्तर है। तो प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल में 1 से 5 तक बच्चे पढ़ते हैं, और प्राथमिक स्तर पर यानी एलिमेंट्री लेवल 1 से 8 तक, और उच्च प्राथमिक स्तर इसमें 6 से 8 तक। तो आगे है, तो आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि प्राइमरी स्तर यानी 1 से 5, प्रारंभिक स्तर 1 से 6, 1 से 8, और उच्च प्राथमिक स्तर तो 6 से 8। तो आगे देखिए, आगे भी दिया हुआ है माध्यमिक सेकेंडरी लेवल, इसमें 9 से 10, और उच्च माध्यमिक इसमें 11 से 12। इतना ही हम लोग का DL ED के सिलेबस में दिया हुआ है, और मतलब ये ग्रेजुएशन ये सब का भी नहीं हम लोग का देखना है। तो इतना ही पर देखते हैं आगे क्या है। उपरोक्त संदर्भ में 1968 की शिक्षा नीति 10+2+3 मॉडल को समझना आवश्यक है। इसके अनुसार 10 वर्ष तक प्रारंभिक अवस्था के समान शिक्षा के 2 साल का विशेष शिक्षा और फिर 3 वर्षीय विश्वविद्यालय शिक्षा की बात की गई है, और इस नीति के आगे अपनाया गया है। और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा नई विद्यालय संरचना का सुझाया गया है। तो नीचे दिए गए चित्र, तो देखिए 2020 क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, पूरे डिटेल से बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ है शिक्षा और नीतियाँ। तो शिक्षा और नीतियाँ क्या है, तो हम लोग देखते हैं। विद्यालय में आए परिवर्तनों के साथ शिक्षक और शिक्षा नीतियाँ हैं, शिक्षा नीतियाँ नहीं, शिक्षक और शिक्षा नीतियाँ। तो विद्यालय में आए परिवर्तनों के साथ साथ शिक्षक की वृत्ति अपेक्षित भूमिका भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव रहे हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षक की योग्यता, नियुक्ति, प्रशिक्षण व वृत्तिक विकास का पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रधान शिक्षक अथवा प्रधानाचार्य की व्यवस्था के विद्यार्थी शिक्षक अनुपात इत्यादि के संबंधित समय समय पर निर्धारित नियमों, प्रावधानों, अनुशंसाओं ने विद्यालय की शिक्षक भूमिका को बड़ी गहराई से प्रभावित किया है। ठीक है, तो इस संदर्भ में शिक्षक के जीवन में संबंधित नीतिगत पहलुओं को समझना चाहिए। आज जब शिक्षक की दशा को लेकर कोई बात होती है तो उससे पहले कि शिक्षकों का ध्यान आता है, और जिससे गुणवत्ता शिक्षण पेशे के प्रति लगन मुद्दों का सवाल खड़े किए जाते हैं, और इन सब को उत्तर को अपेक्षा शिक्षक की जाती है। और शिक्षक को किसी भी शिक्षाई व्यवस्था का एक मौलिक अंग है, जिसके माध्यम से क्रियाकलाप की निर्माण होती है। पारंपरिक तौर पे शिक्षक के भावी पीढ़ियों का निर्माण था, जो अपने शिक्षण के माध्यम से सामाजिक मूल्यों का उद्देश्यों का बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन शिक्षक के इस छवि के ऐतिहासिक परिवर्तन आए, जिससे विभिन्न शिक्षा नीतियों के बदलते समाज की अहम भूमिका रही। आज परिदृश्य के शिक्षक के प्रारंभिक स्वरूप में की भूमिका में की गई है। तो देखिए हम लोग PDF से पढ़ रहे हैं, तो SCERT सेकेंड ईयर DL ED SCERT PDF से पढ़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगी। नहीं तो अपने से इसमें से काट को देना रहता PDF, तो खुद हम शॉर्ट नोट्स बना देते। लेकिन थोड़ा सा PDF को देखना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है तो सभी लोग पढ़ाते हैं, और शॉर्ट नोट्स उतना यूजफुल नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए इसमें है शिक्षक संबंधित समकालीन मुद्दे। तो शिक्षक संबंधित समकालीन मुद्दे क्या है, तो शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं संदर्भ पर जोर देना, केवल प्रशिक्षित शिक्षकों के विद्यालय में नियुक्ति, शिक्षक दक्षता, शिक्षकों के वेतन पदोन्नति आदि से संबंधित मुद्दे, गुणवत्ताहीन शिक्षकों के कारण शिक्षण पर पड़ता प्रभाव, बाल केंद्रित शिक्षा के अनुभव को केंद्रित शिक्षकों की तैयारी का प्रश्न, समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों की तैयारी, विद्यालय में शिक्षकों की गैर हाजिरी का मुद्दा आदि। तो देखिए इतना हम लोग देख लिए क्या था। देखिए फिर इसमें है, यदि अब
अब से लेकर देश की आज़ादी तक की अवधि को देखें तो शिक्षा के विषय में लगभग सभी नीतिगत शैक्षिक दस्तावेजों को कुछ जरूर कहना है और उसे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दस्तावेजों की सूची आपके संदर्भ में नीचे दिए जा रहे हैं। तो शिक्षकों के मुद्दों में संबंध प्रमुख नीतिगत दस्तावेज, तो चयनित दस्तावेज, तो देखिए टीचर के लिए कुछ चयनित दस्तावेज है। तो जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट 2012 में प्रकाशित हुआ था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2010 में प्रकाशित हुआ। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में लागू किया था। समान स्कूल प्रणाली आयोग रिपोर्ट 2007 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005 में लागू किया गया था और शिक्षा नीति रिपोर्ट 1986 में और राष्ट्रीय शिक्षक आयोग रिपोर्ट 1985 में और शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964 में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू किया गया था। तो हम लोग ये कुछ संबंधित नीतिगत दस्तावेज शिक्षक के लिए तो ये हम लोग देख लिए। देखिए आगे क्या, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे बिहार की रूपरेखा, बिहार के पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008। तो यदि बिहार की पाठ्यचर्या रूपरेखा 2008 में थोड़ा पीछे चले तो आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में पाएंगे कि बिहार के पाठ्यचर्या रूपरेखा 2008 के लिए एक आधारभूत दस्तावेज के काम किया है। आगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में कुछ अंशों को दिया जा रहा है और पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के संदर्भ में कुछ मूलभूत बातें की चर्चा करते हैं। बीच में कुछ प्रश्नों को भी उठाया गया है ताकि आप इस दस्तावेज के नीतिगत पहलुओं को अपने विद्यालय के संदर्भ में समझ सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मार्गदर्शक सिद्धांत। तो हमें व्यवस्था मुद्दों पर ध्यान देने की, उनकी नीतियों को करने की आवश्यकता है जिससे हम उन अनेक विचारों को क्रियान्वित कर सकें और पहले की बात की जा चुकी है इसमें से अहम भूमिका है। देखिए क्या है, देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट दिया है। ज्ञान को स्कूल से बाहर जीवन से जोड़ना, ठीक है, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त होना और यह सुनिश्चित करना, पाठ्यचर्या का एक तरह से संवर्धन, बच्चों को चहुमुखी विकास का अवसर मुहैया करवाया जाए और इसके पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा के गतिविधियों से जोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पर है एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिन्हित समाहित हो। तो देखिए इतना ही, अब बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। तो ये बिल्कुल SCERT PDF से लिया गया है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो जो स्टूडेंट DLED बिहार सेकंड ईयर का होंगे वो थोड़ा सा बने। देखिए आगे सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो ये पहले के हम बनाए थे जब हम लोग को देख रहे थे वहाँ पर यूनिट 5 में कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन टॉपिक में था। तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो स्कूलों में CCE को एक प्रभावी व्यवस्थित रीति शामिल किए जाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। चूँकि स्कूल में शिक्षा बोर्डों द्वारा संचालित परीक्षाओं में कुछ कमियाँ है, इसलिए अब स्कूलों में स्तर पर CCE यानी सतत व्यापक मूल्यांकन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कुछ एक स्कूलों में लागू करने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन की योजना का विकास किया है और कुछ मामलों में पब्लिक स्कूलों के प्राचार्य ने अपने स्तर पर प्रशिक्षण का अधिक व्यवस्था का प्रारंभ करने के लिए कदम उठाए हैं। कुछ राज्यों में सरकार ने शैक्षिक क्षेत्रों में अधिक शिक्षण के लिए प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन शैक्षिक क्षेत्र को ऐसे ही छोड़ दिया गया है और CCE को स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर संस्थागत रूप दिए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान स्वरूप में बोर्डों द्वारा एक किए गए मूल्यांकन से ज़्यादा महत्व दिया जाता है और स्कूल आधारित मूल्यांकन को पीछे धकेल दिया गया है और यह परिदृश्य अब बदल रहा है। कई स्कूलों में स्कूल बोर्ड में शिक्षक एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व पर बल दिया जा रहा है और राज्यों के विभागों में सहयोग इस स्कूलों के लागू करने हेतु
उपाय कर रहे हैं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का बोर्ड मूल्यांकन के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। तो देखिए, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन को हम लोग पूरी तरह से जान चुके हैं। अब आगे देखते हैं। क्योंकि वीडियो देख रहे हैं तो बने रहेंगे। और ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, आकलन और मूल्यांकन। तो भारतीय शिक्षा मूल्यांकन पर परीक्षा तनाव की दुश्चिंता से जुड़ा हुआ है। पाठ्यचर्या की परिभाषा और नवीनीकरण के भी प्रयास विफल हो जाते हैं। अगर वे स्कूल शिक्षा प्रणाली में जड़े जमा मूल्यांकन परीक्षा यंत्र को अवरोध से नहीं जूझ सकते हैं, तो हमें परीक्षा के उन दुष्प्रभाव को चिंता हो रहा है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को सार्थक बनाने और बच्चों के लिए आनंददायी बनाने के प्रयासों पड़ते हैं। वर्तमान में बोर्डों की परीक्षाएं स्कूली वर्षों होने वाले हर आकलन और हर तरह से प्रशिक्षण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो इसे साल पूर्व स्तर पर होने वाले आकलन पर परीक्षण में भी शामिल है। तो एक अच्छी मूल्यांकन और परीक्षा पद्धति सीखने के लिए प्रक्रिया को अभिन्न अंग बन सकती है, जिससे शिक्षार्थी और शिक्षा तंत्र दोनों को ही विवेचनात्मक और आलोचनात्मक प्रतिस्पुष्टि से फायदा हो सकता है। यह भाग मूल्यांकन और आकलन को संबोधित करते हुए शुरू होता है, और क्योंकि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के लिए पाठ्यचर्या के भाग की तरफ प्रासंगिक होते हैं और परीक्षा तंत्र का खासकर बोर्डों की परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को अध्ययन। तो इतना ही था। अब देखिए, तो देखिए ये बिल्कुल ही SCERT PDF बिहार DLED सेकंड ईयर का SCERT PDF से बुक से PDF लिया गया होगा। तो जो 22-24 सेशन के होंगे उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। और दैट यूट्यूब चैनल द टीचर स्टडी में BPSC TRE4 और 3.0 और 4.0 की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होती है। तो जो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी एग्ज़ाम DLED का है तो होने वाला है, तो इसलिए हम PDF को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो जय हिंद।